नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप और हर दिन की तरह रात 9 बजे इस लाइव कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। आज बेरमो उपचुनाव पर हम लोग बात करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 सितंबर को बेरमो में उपचुनाव होना है और उसे लेकर कल से ही नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। आज दूसरा दिन था नामांकन का। किन किन लोगों ने नामांकन किया नहीं किया ये भी जानकारी देंगे, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि बेरमो डुमरी में जो उपचुनाव होना है वहाँ AIMIM की एंट्री हो चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2009 के 19 के भी चुनाव में AIMIM ने चुनाव लड़ा था और इस बार भी जो उपचुनाव होना है उसमें भी AIMIM यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है उसके भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में होंगे। अब तक तो आप सभी को पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बेबी देवी को जो उम्मीदवार बनाया गया है, मंत्री बना दिया गया है, वही उम्मीदवार होंगी। और दूसरी तरफ NDA की तरफ से कौन उम्मीदवार होगा ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। एक नाम बहुत तेज़ी से सामने आ रहा है और वो नाम है यशोदा देवी का, जो आजसू की उम्मीदवार 2019 के चुनाव में रह चुकी हैं। अब वो उम्मीदवार बनेंगी या नहीं बनेंगी इस पर कुछ ही दिनों में तस्वीरें साफ हो सकती है। बीजेपी और आजसू के नेता बैठकर इस पर बात करेंगे और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन खास बात और अहम बात और बड़ा सवाल यही है कि क्या AIMIM की एंट्री के बाद डुमरी में जो उपचुनाव होना है वो सचमुच में दिलचस्प हो गया है और इससे किसको फ़ायदा होना है और किसको नुकसान होना है। पांडे जी, 2019 के भी चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और करीब कितने वोट आए थे और उस समय कितना प्रभाव पड़ा था, और अब जब उपचुनाव होने हैं तो अब कितना प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जब ओवैसी की पार्टी वहाँ लड़ी थी तो राज्य में कई जगह पर ओवैसी की पार्टी ने अपना उम्मीदवार दिया था, लेकिन सर्वाधिक वोट अगर उनके किसी भी उम्मीदवार को मिला था तो वो डुमरी के ही उम्मीदवार जो अब्दुल मोबिन रिजवी साहब जो हैं उनको 24,132 वोट मिले थे और 12.82% उन्होंने वोट हासिल किया था। अब ये समझिए कि इस बार भी वही कैंडिडेट होंगे और 16 को उनका नामांकन है, 16 तारीख को। तो जब वो 16 को नामांकन करेंगे, इस बार 2 चीज़ें हैं। मांडर में भी ओवैसी जी की सभा भी हुई थी उपचुनाव में, हालांकि उनका कोई कैंडिडेट नहीं था, सिंबॉलिक तौर पे उन्होंने अपना जो ये समर्थन है वो दिया था निर्दलीय को, क्योंकि शिशिर लकड़ा पिछला चुनाव नहीं लड़े, उपचुनाव मांडर का। और मांडर में पिछले बार जब शिशिर लकड़ा चुनाव लड़े थे तो वो सेकेंड नंबर पे थे, मतलब ओवैसी की पार्टी को देखे तो उनको 23,592 मत मिले थे। लेकिन इस बार देव कुमार धान की जो पार्टी जो चुनाव लड़े उनको समर्थन मिला, हालांकि वो मंच पे भी नहीं जा पाए, पुलिस का केस चल रहा था, वो भागे भागे फिर रहे थे, कहीं प्रचार भी नहीं कर रहे थे। तो उनको वोट टोटल जो मिला वो 22,000 के आसपास। तो वो नहीं, उनका अपना भी वोट, हाँ, तो वो नहीं मान सकते कि ओवैसी जी कोई फैक्टर रहे, कोई उनका जादू चला। हालांकि उनकी सभा में जिस प्रकार से भीड़ हुई और उसी दौरान आपको याद होगा कि रांची में घटना घटी थी गोलीकांड वाली, तो उसका असर भी बहुत ज़्यादा मांडर में नाराज़गी के तौर पे देखने को नहीं मिला। और ओवैसी ने जो उनका आदत होता है सामान्य तौर पे कि वो जब जाते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को जिम्मेदार बताते हैं उस हालात के लिए जो वर्तमान में वहाँ हालात रहता है। ओवैसी ने जो मांडर के हालात देखे और उस समय उन्होंने कहा था कि मांडर सबसे पिछड़ा प्रखंडों में से एक है। आज जो आया है लिस्ट आकांक्षी जिलों में उसमें मांडर है, रांची में, वो पिछड़े जिलों में प्रखंडों में से एक है। लेकिन वहाँ पे शिल्पी नेहा तिर्की, बंधु तिर्की की बेटी, हर मतलब जैसे यूँ कहे कि बंधु तिर्की वहाँ के लिए एक तरह से अपना रजिस्ट्रेशन फुलफिल करके रखते हैं हमेशा। तो वो जीती, भाजपा के उम्मीदवार हारे, बाकी लोग हारे। इस बार का थोड़ा सा अंतर इसलिए है क्योंकि
ये जो अब्दुल मोबिन रिजवी साहब हैं, डुमरी से जो हैं, और जो पिछले बार 24,132 वोट लाए थे, उनके भतीजे भी इस बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और भतीजा और चाचा का मेहनत जैसा वहाँ की व्यापकता को थोड़ा उनका बढ़ाया है। लेकिन चूँकि ये उपचुनाव है, अब इस उपचुनाव में अब लोगों के पास एक विकल्प है कि मंत्री चुने कि विधायक चुने उस दौरान। और उपचुनाव में वोटिंग पैटर्न दिमाग में जो वोटरों के होता है वो अलग होता है। वो जो रेगुलर चुनाव होते हैं उन चुनाव की तरफ वोटिंग नहीं होता। कई जगह सहानुभूति होती है, कई जगह कुछ और होते हैं, गिले शिकवे भी होते हैं। आप जैसे देखिए ये जो उपचुनाव हुआ बेरमो, दुमका और मधुपुर, तो यहाँ पे भले ही बीजेपी ये कहे कि हम कई गुना अपना वोटरों की संख्या में इजाफा किए, लेकिन वो जीत नहीं पाए। वहीं आप देखिएगा कि जो मांडर उपचुनाव है, मांडर में जिस तरीके से यूँ कहे कि एक श्रद्धांजलि लोगों ने दिया हाजी साहब को, तो वो कई बार टाउन के भी वोट में बिखराव देखने को मिला और उनको मिला। लेकिन इस बार चूंकि अभी बाबूलाल मरांडी, अभी जब हम लोग इस समय बात कर रहे हैं, बाबूलाल मरांडी और सुदेश महतो एक कमरे में बैठ के रणनीति तैयार कर रहे हैं। अच्छा, मुलाकात हो रही है? हाँ, मुलाकात हो रही है। बाबूलाल मरांडी सुदेश महतो जी के आवास पर हैं और सुदेश महतो, ये माना जा रहा है कि आंसू या आधिकारिक ऐलान दोनों पार्टियां मिल के करेंगी। और ये माना जा रहा है कि यशोदा देवी ही होंगी, तो महिला का महिला से फाइट होगा। यशोदा देवी में आप ये कह सकते हैं कि कई मानों में जो वर्तमान में जेएमएम का कैंडिडेट है वहाँ पे, मान लीजिए जो बेबी देवी रहेंगी, उनसे कई मानों में अलग है। लेकिन जगन्नाथ महतो का एक अपना छवि था। अगर उस छवि को 100% वर्तमान में जेएमएम सरकार या जेएमएम पार्टी उसको अपना ये कर लेती है, रिसीव कर लेती है, तब तो उनके लिए टफ नहीं होगा। लेकिन आप देखिए जगन्नाथ उस समय 69% पोल हुआ था पिछली बार, और इस बार जो उपचुनाव में सामान्य तौर पे कम वोट होता है, जहां एग्रेशन रहता है सरकार के खिलाफ, वहां पे माना जाता है कि ज़्यादा पोलिंग होता है। तो 69% में 37.79% वोट वो ले आए जगन्नाथ महतो, 71,128 वोट लाए। यशोदा देवी 36,840 वोट ले आई, वो 19.58% वोट ले आई। और जो बीजेपी के प्रदीप साहू थे वो 36,013 वोट लेकर आए और उनका भी वोटिंग प्रतिशत 19.14 था। तो अगर वोटिंग प्रतिशत जोड़ दें तो आप समझिए कि 39% से भी ज़्यादा हो जाता है। और जगन्नाथ महतो आ जाते हैं 37.79 पे। लेकिन चूंकि कहते हैं कि मैथ नहीं है, ये हमेशा केमिस्ट्री है, पॉलिटिक्स, और मैथ में 2+2 हमेशा 4 ही होगा, 2 × 2 हमेशा 4 ही होगा। लेकिन केमिस्ट्री में सेम केमिकल रिएक्शन सेम क्वांटिटी में सेम प्लेस पे अलग अलग समय में अलग अलग रिएक्शन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर पे भी डिपेंड करता है। तो उसी तरह जो वोटर जाएंगे उन्हीं को पता है कि वो किसको वोट देंगे। तो ईवीएम जब तक खुलता नहीं, सबकी सांसें अटकी हुई होती है। लेकिन उन सब के बाद आप देखिए जो कुछ और उम्मीदवार थे उनका हम बात कर लेते। जैसे जदयू से थे लालचंद महतो, उनको भी 5,219 मत मिले थे। गणेश महतो थे सीपीआई से, 2,891 मत मिले थे। महेंद्र महतो थे निर्दलीय, लगभग 2,700 कुछ वोट मिले थे। और बीएसपी से थे नीलकंठ महतो, उनको भी 17,000। तो ये सब, हालांकि अभी जो पेपर आने का बात आ रहा है कि पेपर वहाँ लगभग 7 अभी तक परचेज हो चुका है। अच्छा, तो कोई नामांकन नहीं हुआ है। तो अगर वो कितने उम्मीदवार उतरते हैं, और इस बार जो कहा जा रहा है कि एक आंदोलन जो चल रहा है युवाओं का, उसमें सर्वाधिक महतो सक्रिय हैं, तो क्या उसका एग्रेशन भी देखने को मिलेगा, ये भी एक देखना होगा। दूसरी बात कि बीजेपी और आजसू
अगर मिलके जो कैंडिडेट उतार रही है यशोदा देवी को, अगर माने बीजेपी की आसू की ओर से, तो जो एनडीए का चेहरा होगा उनके पास और कौन कौन सी बातें रहेंगी कहने को। एक तो आप समझ लीजिए कि जब चुनाव में जाएंगे तो अब्दुल मोबिन रिजवी साहब कितना असर डालेंगे ये तो परिणाम ही तय करेगा। लेकिन जो लोग वहाँ रह रहे हैं वो बता रहे हैं कि पिछले 3.5 साल से वो एक्टिव हैं, और इतना ही नहीं उनके भतीजे भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो ये माना जा रहा है कि भाई वो मतलब उनका असर कम नहीं होगा उपचुनाव में भी। तो ये एक फैक्टर है अवैसी साहब की पार्टी का, इस पे भी डिपेंड करेगा चुनाव के परिणाम। अभी तक जो आमने सामने का हम लोग फाइट दिखा रहे हैं, अगर एक बड़ा चंक, एक बड़ा हिस्सा अवैसी जी की पार्टी काट लेती है तो मुश्किलें खड़ा हो सकती हैं जेएमएम के लिए। तो देखिए, बड़ा सवाल यही है कि अगर क्या सचमुच में ओवैसी की पार्टी जिस तरह से 2019 के चुनाव में उनके जो उम्मीदवार थे अब्दुल मोबिन रिजवी, वो करीब 24,000 से अधिक वोट लाए थे, अगर इस उपचुनाव में भी अधिक वोट लाते हैं तो उसका क्या असर होगा, यही बड़ा सवाल है और इसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो ओवैसी की पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे वो शायद 16 तारीख को अपना उम्मीदवार होंगे। अच्छा, कौन उम्मीदवार होंगे? अब्दुल, हाँ, अच्छा, अब्दुल मोबिन रिजवी ही उम्मीदवार होंगे और 16 तारीख को ये नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। वहीं 17 तारीख को बेबी देवी जो फिलहाल मंत्री हैं झारखंड सरकार में, वह नॉमिनेशन करने जा रही हैं। आसू का तो उम्मीदवार के नाम की अभी तक घोषणा नहीं हुई है। जैसा कि पांडे जी बता रहे हैं कि अभी एक बंद कमरे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो के बीच बातचीत चल रही है, और इस बातचीत के बाद हो सकता है कि आज या कल ये घोषणा हो जाए कि आखिर आजसू की तरफ से या फिर एनडीए का जो उम्मीदवार है वो डुमरी में कौन होगा। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेहमान हैं, जो फ़ोन लाइन पर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो AIMIM के उम्मीदवार रहेंगे हैं और फिर से जो उम्मीदवार AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष जुड़ गए हैं। स्वागत है जनाब आपका फॉलोअप के लाइव सेशन में। और स्वागत है आपका लाइव सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, कैसे हैं आप? आपकी पार्टी कब नॉमिनेशन करेगी और किनको उम्मीदवार आपने बनाने का सोचा है? डुमरी उपचुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। 16 अगस्त को इंशाअल्लाह हमारे मौलाना अब्दुल मोबिन रिजवी साहब, जो पूर्व में भी प्रत्याशी थे और झारखंड में सबसे अधिक वोट लाए थे 24,132, उन्हीं को इंशाअल्लाह हम लोग प्रत्याशी बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, लेकिन मांडर में आप लोग इस बार कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। दूसरे नंबर पे थे शिशिर लकड़ा जी, आपके अनुसार से, आपकी पार्टी की अगर तुलना करें तो डुमरी में सबसे ज्यादा वोट, उसके बाद मांडर में। लेकिन मांडर में तो आप टाई फीस हो गए। फिर आपको इस बार भी बोला जाएगा बी टीम है, बीजेपी का बी टीम है। नहीं, देखिए, शिशिर लकड़ा जी तीसरे नंबर पे थे पिछली बार भी, सेकंड नंबर पे बीजेपी थी। नहीं, आपकी पार्टी में, आपके पार्टी जो पूरी जितनी जगह खड़ा हुई थी, दूसरे नंबर पे वो वोट लाए थे। सबसे ज्यादा रिजवी साहब लाए थे डुमरी से, और उसके बाद मांडर से ही आपको वोट आया था। देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ पांडे जी कि हमारे सिंबल पे जो पतंग निशान हमारी पार्टी का है, जी, वो लेट आए हमारी पार्टी में। पार्टी ज्वाइन बहुत लेट से किया उन्होंने, वो हमारे सिंबल पे नहीं लड़ सके। काश कि वो हमारे सिंबल पे चुनाव लड़े होते धान साहब, तो तस्वीर बहुत अलग होती। आपको लग रहा है मतलब राज्य में इतने लोग आपके पार्टी के सिंबल से वाकिफ हैं, पतंग छाप के? बिल्कुल, राज्य में नहीं, पूरे देश के लोग हमारे सिंबल से, हमारे सुप्रीमो जितने हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे कायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूरे देश नहीं बल्कि दुनिया वाकिफ है। अच्छा, एक बात बताइए, इस बार क्या लगता है आपके जो मोबिन रिजवी साहब होंगे, वो पिछले बार से कितना मेहनत किया है? उनको 24,000 से कितने वोट अधिक पड़ेंगे? आप तो कभी नहीं मानेंगे कि कम आएगा, इसीलिए पूछ ले रहा हूँ कि कितना अधिक आएगा। देखिए, पिछली मर्तबा हमारा जो मुस्लिम समाज है जो बीजेपी को हराने में लग जाता है,
हमारा वोट वहां पे महतो जाति से 3-4 हजार वोट ज्यादा ही है। लोग कहते हैं कि महत्व है, लेकिन दो वहाँ महत्व वोट आपके आजसू से भी महत्व समाज के खड़े हो रहे हैं। जेएमएमसी पे आप जानते हैं, टाइगर जगन्नाथ महतो साहब की जो वाइफ खड़ी होने वाली हैं, जी दोनों महतो जाति से हैं। उस बार हमारा वोटर कंफ्यूज कर गया था, वरना हमारा पहला एमएलए होता वहां पे डुमरी में। कैसे आप ये कह रहे हैं? एक बार सुन लीजिए अध्यक्ष जी, आप एक बार मेरी बातों को अच्छे से सुन लीजिए। 2,90,000 कुछ वोटर हैं वहां पे जी। आप कितना करें, मुसलमान वोटर कितना है वहां पर? भाई मेरे मुस्लिम वोटर 82,000 प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं डुमरी का, ये आप बता रहे हैं? जी हाँ डुमरी की बात कर रहा हूँ। 82,000 प्लस मुस्लिम वोटर्स हैं। दलित भी हमारे साथ होगा, आदिवासी भाई भी हमारे साथ आएगा। इस बार आपने देखा कि मणिपुर में जो हादसा हुआ, बिल्कुल ट्रेन में जिस तरह से चेतन सिंह ने 4 लोगों को गोलियों से खून दिया, तो उससे माहौल देश का बिल्कुल वो है। हमारा दलित और आदिवासी समाज पूरी तरह बीजेपी से खिन्न है। तो वो लेकिन जेएमएम के करीब है। जी वो जेएमएम में जाएगा, आपको क्यों मिलेगी उसकी सिंपैथी? भाई जेएमएम में हमारे पास भी बहुत सारे मुस्लिम रहे, और हमने हमारे सुप्रीमो बैरिस्टर असद साहब हमेशा सड़क से सदन तक दलित, आदिवासी और पिछड़ों की बात करते हैं, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। हमारे साथ क्यों नहीं आएगा? क्यों जेएमएम के साथ जाएगा? उस प्रत्याशी के साथ कैसे जा सकता है जिसने शपथ ग्रहण समारोह में एक सेंटेंस वो नहीं देख के बोल नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, जिनको शपथ ग्रहण करने नहीं आता, उनको देख रहा है पूरा समाज, पूरा प्रदेश देख रहा है, डुमरी की जनता देख रही है। लेकिन आपको लगता है ये सब मुद्दा बनेगा? शैक्षणिक योग्यता, लोग तो कहेंगे संस्कार है, वही चाहिए। देखिए पांडे जी, अभी जो यूपीए सरकार का जो रवैया है, हर प्लेटफॉर्म पे पूरे महाज पे जो पूरी तरह से फ्लॉप कर चुका है, धाराशायी हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पूरी तरह धाराशायी हो चुकी है, कोलैप्स कर चुकी है। तो इस स्थिति में आप देख रहे हैं कि इतनी कस्टोडियल डेथ हुई, 5 कस्टोडियल डेथ अभी नियर पास्ट में हो गई, और कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया हमारे हेमंत सोरेन साहब का या यूपीए के घटक दल में, चाहे जो भी शामिल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, माले हो, सारे के सारे लोग गूंगे बने पड़े हैं। उनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए, दलितों का वोट चाहिए, आदिवासियों का वोट चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए। जब इनके जुल्म होता है, अत्याचार होता है, कोई बोलने में किसी की पकार नहीं निकलती है इन मानों की। इसलिए ये इस बात पूरी तरह से आक्रोशित है ये पूरा समाज, मूल निवासी समाज जो है इस प्रदेश का 85% समाज। चूंकि आप देख रहे हैं जिस तरह से सरना धर्म कोड की बात हुई, यूनानिमसली पास करके भेजा, लेकिन वो ठंडे बस्ते में केंद्र ने रोक दिया। उसके बाद आपने देखा कि ये मॉब लिंचिंग का कानून, वो भी टेक्निकल कुछ फॉल्ट वो करके वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद आपने देखा तीसरा भी खतियानी 1932 के खतियान पे नियोजन नीति और स्थानीय नीति अभी तक निर्धारित नहीं हुई, वो भी बिल पास किया है, वो भी ठंडे बस्ते पे। ये क्या है? ये पूरे देश की जनता ये जान रही है कि मूर्ख बना रहे हैं, ये सिर्फ आई वॉश है। देखिए अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी पांडे जी, यू कैन फूल ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम एंड सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। आप दुनिया के तमाम इंसानों को थोड़ी देर के लिए मूर्ख बना सकते हैं और कुछ इंसानों को हमेशा के लिए, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं दुनिया के तमाम इंसानों को हमेशा मूर्ख बनाता रहूंगा, ये तो कदापि संभव नहीं है, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो प्रदेश की जनता जान चुकी है, मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, आप जितनी बातें जेएमएम, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के लिए कर रहे हैं कि वो गूंगे हैं, फिर इंग्लिश में आपने कहा कि भाई थोड़ी देर के लिए आप मूर्ख बना सकते हैं, यही आरोप आप पर लगता रहा है। आपको कहा जाता है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं, वहीं पर खड़ा होते हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार जीत नहीं रहा होता है। आप सिर्फ कांग्रेस, जेएमएम और जो बीजेपी के अगेंस्ट की पार्टी है उसका वोट काटने के लिए खड़े होते हैं। जब देखिए किसी के अंदर कोई बुराई नजर नहीं आती, जिसपे कोई आरोप नहीं है किसी तरह का, किसी सामाजिक बुराई का, न भ्रष्टाचार का आरोप है, न कदाचार का, न दुराचार का, न अत्याचार का, न अनाचार का, न बलात्कार का, न व्यभिचार का, न असमानता का, न न्याय का, न अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और ऊंच नीच का, न परिवारवाद का, न समुदायवाद का, न जातिवाद का, न संप्रदायवाद का, न क्षेत्रवाद का, न भाषावाद, किसी तरह का आरोप नहीं है। तो उनके पास इसके अलावा कोई आरोप नहीं है कि बीजेपी की बी टीम है। ये नॉनसेंस लोग हैं, इलॉजिकल लोग हैं, इनके पास कोई आरोप नहीं है। तो एक बहुत आसान सा आरोप है,
ये बिल्कुल बेबुनियाद चीजें हैं। लेकिन आप 2-3 लॉजिक के लिए बता दीजिए कि क्यों मुसलमानों को वोट करना चाहिए आपके उम्मीदवार को, रिजवी साहब को, और जेएमएम को क्यों नहीं वोट करना चाहिए? कर रहा भाई मेरे, हमारी पार्टी का आप देखेंगे, मेरे जो हमारा मोटो है हमारी पार्टी का, वो मुसलमानों के साथ साथ तमाम अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग के लोगों और तमाम तो शोषित समाज के लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट लीडरशिप देने की बात है, खुद मुख्तार क़यादत की बात है, आत्मनिर्भर नेतृत्व, आत्मनिर्भर राजनीतिक शक्ति प्रदान करने की बात है। हम कहाँ मुसलमान की बात करते हैं? हम हर समाज के वो लोग जो तौहीद और शोषित समाज के लोग हैं, जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जिनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जिनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, हम उन तमाम समाज की बातें करते हैं। और आप देखेंगे डुमरी चुनाव में एकदम चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह, चौंकाने वाला। आप कैसे कर रहे हैं? वो कह रहे युवा हो, ज़ईफ हो, कोई भी हो, सब हमारे साथ है। जेएमएम कह रही है, बोले वो हमारा परंपरागत सीट है, ये चुनाव सिर्फ औपचारिकता मात्र है, फॉर्मेलिटीज पूरा करना है। क्यों अभी तो हम रामगढ़ लड़े नहीं, माडर आपने देखा कि हमारे सिंबल पे नहीं लड़ा गया। इस बार डुमरी में मैं लड़ रहा हूँ चुनाव, और इंशाल्लाह पूरा प्रदेश देखेगा कि जेएमएम की क्या औकात और हैसियत रह गई है। जेएमएम गूंगे, अंधे, बहरे और लूहे लोगों की सरकार है। ये कोई नहीं, ये बिल्कुल, देखिए सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरिस्टोटल ने एक बात कही थी पांडे जी, इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ देयर इज नो रेजिम, यानी जिस देश या प्रदेश में कानून का शासन नहीं हो, कानून का राज नहीं हो, उसमें राज ही नहीं है। तो आपको ऐसा लग रहा है वर्तमान स्थिति झारखंड की यही है, कानून का राज नहीं है? भाई मेरे हाई कोर्ट के जस्टिस का रिमार्क आपने पढ़ा होगा कि ये झारखंड भगवान भरोसे चल रहा है, कोई सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, कोई शासन और प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। इसके अंदर शासन में हर इंसान के अंदर दो क्वालिटी होती है पांडे जी, एक सेल्फ क्वालिटी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी। सेल्फ क्वालिटी भी नहीं है, व्यक्तिगत गुण भी नहीं है, और प्रशासनिक गुण भी नहीं है इनके अंदर। ये नाकारे और निकम्मे लोग हैं। लेकिन ये कैसे वहां की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अंधे लोगों की सरकार है, इनके पास विवेकहीन और संवेदनहीन लोगों की सरकार है। सत्ता पक्ष का कहना है कि वहां का सिर्फ एक ब्लॉक, नावाडी ब्लॉक ही जीत तय कर देता है हर बार, और इस बार भी तय कर देगा। कह रहे हैं कि कहाँ पड़े हैं चक्कर में इन लोगों का। अगर नहीं, मेरी पूरी सवाल तो सुन लीजिए अध्यक्ष जी। मैंने ये कहा कि जब भाई की अगर रिजवी साहब को ज्यादा वोट मिलेगा और आजसू और बीजेपी एक साथ लड़ रही है तो आप प्रॉब्लम में हैं, तो उन्होंने गिना दिया कि लालचंद महतो को आप नहीं जोड़ रहे, गणेश महतो को नहीं जोड़ रहे, महेंद्र महतो को, नीलकंठ महतो को, ये सब तो नहीं लड़ेंगे, तो ये सब वोट तो हमारे अंदर भी जाएगा। अगर आप सुनिए, नावाडी ब्लॉक की बात आपने की ना, नावाडी ब्लॉक में मुसलमानों का वोट सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि 24,000 वोट थे, जिसमें 17,000 समथिंग वोट हमने लाया। डुमरी में हमारा 52,000 प्लस वोट है, वहां पे हम मार खा गए थे, हमारे भाजपा को हराने में लग गए, और 30,000 प्लस वोट जेएमएम को दिया, वरना पिछली बार मेरा विधायक जीत गया होता। इस बार देखेंगे आप रिजल्ट इंशाल्लाह। क्या वजह है? 5 साल आपने मेहनत किया। बिल्कुल हमारा कैंडिडेट लगा हुआ है, हर दुख सुख में हमारा कैंडिडेट साथ है पब्लिक के। और क्यों नहीं वोट मिलना चाहिए उनको, बेबी देवी को? आपके अनुसार उनके साथ सहानुभूति भी है लोगों को। अंदर कोई क्वालिटी है, पूरा प्रदेश देख रहा है, पूरे प्रदेश शर्मिंदा है कि कैसे कैसे लोग मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिनको शपथ लेना नहीं आता, जिनको एक सेंटेंस का एक शब्द उच्चारण करने नहीं आता। आप क्या बात कर रहे हैं पांडे जी? अध्यक्ष जी, आप क्या सब में क्वालिटी बरिस्टर साहब वाला ही चाहते हैं कि जितने भी भारत में उम्मीदवार हो वो सब क्वालिटी जो अवैसी जी में उन्हीं तरीके का हो? कि हमारे प्रत्याशी की क्वालिटी, बैरिस्टर साहब वो एक चीज है, वो संसद रत्न है, उनसे मुआवजा कहा, उनसे कंपैरिजन और तुलना की बात कहाँ है? लोकतंत्र में जैसा सिस्टम है उसको आप लोग क्यों इग्नोर कर देते हैं? लोकतंत्र में उनको अधिकार है कि वो पढ़ी लिखी नहीं है तो भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन वो तो सच्चाई है ना। अधिकार है तब तो लड़ रही हैं, मैं उससे इनकार थोड़ी कर रहा। हाँ, लेकिन आप उसको डिमेरिट क्यों बता रहे हैं? बनाया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश की जनता फैसला करेगी। जनता जनार्दन होती है, जनता सर्वोपरि है, जनता फैसला करेगी, और जनता इतनी मूर्ख और बेवकूफ नहीं है तो उसको हमेशा बेवकूफ बनाया जाता रहे। आपको पूरा उम्मीद है आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को हरा देंगे इस बार? इंशाअल्लाह रहमा, इंशाअल्लाह रहमा।
इंशाअल्लाह। क्या बरिस्टर साहब का, अवैसी साहब का अपने सभा का लिए मांग की है कि वहां पे सभा कम से कम एक हो जाए? सभा एक ही नहीं, कम से कम 2 की डिमांड है हम लोगों की। ऐसे तो 3 की है, लेकिन 2 इंशाल्लाह हम लोग पूरी तरह आश्वस्त है कि 2 सभा होगी इंशाल्लाह एटलीस्ट। अच्छा, 5 कारण बताइए आपको बीजेपी का बी टीम ना कहा जाए। रामगढ़ आप लड़े नहीं क्योंकि वहां सामने सामने का फाइट था, 2 ही डिसाइडर फैक्टर थे। लॉजिकल क्वेश्चन, 5 कारण। अरे भाई, हमारी एक पार्टी है, हमारे 2 सांसद हैं, 13 विधायक हैं हमारे देश में, काउंसलर हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा, और हम हर समाज के फलाह बहबूद की बात करते हैं, उनकी तरक्की के बारे में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के निर्माण की और देश निर्माण की बात करते हैं। सिर्फ हमारे पास प्लस की है, कारण 5 पूछ रहे हैं, 50 कारण आपको। जी जी, ऐसी भारत लोकतांत्रिक इतिहास में पार्टी है जो सच्ची लोकतांत्रिक हो, सच्ची जनतांत्रिक हो, सच्ची प्रजातांत्रिक हो, जो सही मानों में डेमोक्रेटिक और जमहूरी पार्टी हो, सिवाय ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। आप सारे के सारे लोगों के आइडियोलॉजिकली तो वो बोलते हैं कि सेकुलर हैं, लेकिन आप देख लीजिए राहुल गांधी और जितने भी सो कॉल्ड हैं, आज दूसरे मुसलमानों के उस पे, दलितों पे जब जुल्म होता है, सारे के सारे गूंगे हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी पकार नहीं निकलती, उनकी जुबान से एक शब्द नहीं निकलता, कंडेमनेशन का और निंदा का भी एक शब्द नहीं निकलता। ये बेईमान लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल तो यही है। बरिस्टर साहब प्यार से लोग उनको कहते हैं, अवैसी जी को, और उनके प्रदेश अध्यक्ष है, काफ़ी पढ़े लिखे भी और तर्कशील तरीके से अपनी बात को रखते हैं, पूरे तर्कपूर्ण तरीके से। इनका कहना है कि वैसे लोगों को क्यों चुने जो मतलब एक लाइन नहीं पढ़ पाई मंत्री पद में। लेकिन ये नहीं है लोकतंत्र हमारे देश का। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता नहीं देखी जाती, संस्कार देखी जाती है, उनका दिल देखा जाता है। लोग ये कहेंगे, कई लोग तर्क दे सकते हैं कि भाई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये अभी संभव नहीं है। कम से कम बिहार, झारखंड, राजस्थान ऐसे राज्यों में ये संभव नहीं है। अगले 20 से 25 सालों तक यहाँ ऐसे उम्मीदवार हो सकते हैं। अब उनके लिए उनकी तुलना क्या समाज से की जाए कि भाई वो ऐसी समाज से आ गई जहाँ लड़कियों को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, या किसी कारणवश उनको इतना नहीं पढ़ने का समय मिला, मौका मिला, तो अब कौन दोषी होगा। लेकिन ये किन मुद्दों को उठा रहे हैं कि वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है और विपक्ष है वो दोनों सेकुलर नहीं है। एक तो खुल के कह रहा है इनके अनुसार से कि हम सेकुलर नहीं है, दूसरा कहता है खुद को कि हम सेकुलर हैं, पर वो बोलता कुछ नहीं है। जब मुसलमानों पे, अक़लियतों पे, दलितों पे या किसी पे भी अत्याचार होता है तो वो दिखावे का सेकुलर है। दूसरी बात कह रहे हैं कि खासकर जो नावाडीह ब्लॉक एक तरीके से पूर्ण ताकत है जेएमएम पार्टी की और जगन्नाथ महतो की भी, वहाँ से वो कह रहे हैं कि 17,000 हमारे वोट तो सिर्फ वहीं से मिले हैं। ठीक है, इनका दावा है। और बाकी जो हमारा दूसरा ब्लॉक है डुमरी, वहाँ पे हम पिछड़ गए चूँकि हम भाजपा को हराने में लग गए, ये हमारी गलती थी। लेकिन इस बार कह रहे हैं कि हम दोनों को चित करेंगे, चाहे वो इंडिया अलायंस का उम्मीदवार हो या एनडीए का। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब रिजवी साहब की मेहनत, उनका पॉलिटिकल कैंपेन ही बताएगा, जिस तरीके से वो प्रचार करेंगे चुनाव प्रचार, कि वो इस चुनाव को क्या त्रिकोणीय बनाने में काबिल हैं या नहीं है। ये जैसा अध्यक्ष बोल रहे हैं कि 2-2 सभा होनी है, ये तो 3 मांग किए हैं, 2 कंफर्म हुआ है जैसा बता रहे हैं। तो अगर 2 सभा सचमुच में ओवैसी की होती है तो क्या लगता है कि मौसम बदलेगा कुछ? कई बार आजकल डिजिटल युग है, ओनली लाइक्स नो कमेंट्स वाला भी हो जाता है। अवैसी साहब को सुनने बहुत लोग जाते हैं। यकीनन मानिए कि मैं भी मतलब अगर नहीं रहता हमारा असाइनमेंट तो भी मैं जाने का प्रयास करता हूँ या बाद में भी सुनता हूँ। उनकी बातें लोगों को आकर्षित करती है, तर्कपूर्ण होता है, लेकिन कहते हैं जहाँ दिल का रिश्ता होता है वहाँ दिमाग नहीं चलता। अब ये अपने दिमाग से कितने लोगों के दिल पर काबू कर पाएंगे 2 सभाओं में, वो तो
जब 8 को गिनती होगी उसी दिन पता चल पाएगा। अच्छा, तो ये अगर सचमुच में कैंडिडेट खड़े होते हैं AIM, वो तो खड़ा होंगे ही, जैसा ये बता रहे हैं 16 को नॉमिनेशन करेंगे अब्दुल रिजवी। अगर सचमुच में फिर से ये 25,000 वोट जो लाए थे वही ला लेते हैं, चूँकि इनका तो दावा है कि ये तो जीत ही रहे हैं, तो अगर अब जो हो वो तो गिनती के बाद पता चलेगा, लेकिन अगर 25,000 जितना वोट ये लाए थे उतना ही मान के चला जाए, 24,000 ही उतना ले आते हैं, तो क्या मुश्किल हो सकता है बेबी देवी के लिए? बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वोटिंग कम होगी। तो JMM के लिए आसान हो जाएगा, आजसू के लिए आसान हो जाएगा। हाँ, NDA के लिए आसान होगा। अब ये कह रहे कि हम NDA और इंडिया अलायंस दोनों को दबा देंगे, लेकिन इनका वोट जितना इनको मिलेगा, इनके उम्मीदवार को, अवैसी जी की पार्टी के उम्मीदवार जो हैं MIM के अब्दुल मोबिन रिजवी साहब, अगर ये वोट अधिक लाते हैं, अभी तो स्क्रूटनी बाकी है, फॉर्म भरते हैं, स्क्रूटनी होता है, क्या होता है नतीजा, और कह रहे हैं कि भाई मेरा पतंग छाप जो है वो उससे कोई चुनाव नहीं लड़ा था और ये लड़ेंगे, चूंकि पहले से हम लोगों ने डिसाइड कर दिया और लास्ट आवर में मांडर में ऐसा हुआ, नहीं तो वहाँ परिस्थितियाँ कुछ और होती। उनको जितना वोट मिलेगा JMM उतना कमज़ोर होगी वहाँ पर, ये बात तय है। लेकिन क्या वाकई में रिजवी साहब ने इन 3.5 साल के दौरान, और उनके भतीजे, मैं बार बार कर रहा हूँ, उनके भतीजे की बहुत चर्चा हो रही है, मैं जो गया था, क्या नाम है? आसिन, हाँ नाम मुझे याद नहीं है, मतलब चर्चित है वहाँ। हाँ, काफ़ी चर्चित हैं और लोग उनको रिकॉग्नाइज कर रहे थे, इतने कई लोग ये भी कर रहे थे कि वो अच्छा उम्मीदवार हो सकते हैं। इनके भतीजे के बारे में, अगर ये इनके भतीजे चुनाव नहीं लड़ते हैं और चाचा लड़ेंगे और ये दोनों मेहनत करेंगे, तो 3.5 साल का नतीजा, या जो मैंने आकलन किया, ये पहले की स्थिति से थोड़े तो जरूर प्लस में ही होंगे, माइनस में नहीं होंगे। लेकिन ये कह रहे हैं कि 82,000 वोट सिर्फ अगर मुसलमानों के हैं तो वो तो डिसाइडिंग फैक्टर हो गए। अगर आप समझ लीजिए कि 71,000 वोट ला के लगभग 36,000 वोटों से जीत जाना, या अगर दोनों का वोट भी मिला ले 71,000 वोट अगर जगन्नाथ महतो अकेले लेके आते हैं और 82,000 मुसलमान हैं, और अगर पोल भी एग्रेसिव हो गया, तब तो वो डिसाइड कर लेंगे डुमरी में, जिसको चाहेंगे वो जीत जाएगा। लेकिन फिर वही बात आता है कि कई बार लोग या आसपास के कार्यकर्ता इस बात को समझाते हैं, और कई बार सहानुभूति भी होती है कि भाई आपको साथ में चलना चाहिए। तो ये सारे चीज़ें बनेंगी। अब परिस्थितियाँ क्या होंगी, अभी बाबूलाल जो बैठकर सुदेश जी के आवास पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या होगा, उन लोगों का किस तरीके से सिस्टम काम करेगा, चूल्हा प्रमुख वाला सिस्टम को बनाने में वो डुमरी में कितना सक्षम होंगे। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही उपचुनाव से कुछ महीने पहले ही जो गिरिडीह के सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, वो लगातार नावाडी और डुमरी और बेरमो से जो सटा हुआ इलाका है, उन इलाकों में काफ़ी कैंप कर रहे हैं, और देर रात तक 8, 9, 10 बजे तक वहाँ लोगों के घर में बैठ रहे हैं, जहाँ पे 10 लोग आ रहे हैं उनसे मिलने। तो क्या वो उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या एक सांसद होने के नाते वो बस लोगों से मिल जुल रहे हैं? अब ये है कि केला 3 से 4 होगा कि नहीं होगा, ये तय करना है। ठीक है, इसमें जोर दोनों पार्टी लगाएगी। हाँ, अब ये जैसे मैंने पिछला बार इनका कैंपेन देखा था रिजवी साहब का, मुझे लगा कि प्रचार प्रसार में वो थोड़ा कम है दूसरे के अपेक्षा। अब कई बार होता है प्रचार प्रसार कम करने का मतलब, या तो आप फाइनेंशियली रूप से वीक हों तो आप नहीं उतना कर पाएंगे, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरा इतना एरिया में ही वोट है तो हम यहीं प्रचार करें, दूसरे जगह प्रचार प्रसार ना करें। तो ये सारी फैक्टर काम करेगी। और इसके अलावा आसू और बीजेपी का कितना बढ़िया बॉन्डिंग होता है, ये होगा। और मेरे अनुसार से मतलब आसू और बीजेपी, चूँकि वहाँ दोनों बराबर हैं तराजू पे, अब एक को देना एक को नहीं देना, उसमें कार्यकर्ता को मना लेना कि भाई आज अपना भविष्य तुम आंसू में ही देखो। चूँकि जैसे प्रदीप साहू जी लड़े थे बीजेपी के तरफ से,
उनका भी वोट उतना ही आया था, लेकिन अनमने ढंग से उनको पता था कि वो वहाँ पे नहीं है, मतलब कार्यकर्ता उतना ताकत लगा के नहीं लड़े। अब अगर फिर से प्रदीप, चूँकि पार्टी नहीं लड़ती है तो कार्यकर्ता भी कई बार थोड़ा मन महसूस कर लेते हैं, लेकिन अगर वो पूरे दमखम के साथ लड़ेंगे, जिस तरीके से आपको रामगढ़ में दिखा, रामगढ़ टाउन पूरा का पूरा बीजेपी ने कहा कि आप छोड़ दीजिए चिंता आजसू पार्टी को, बोला कि कार्यकर्ताओं को भी जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सबके घर तक पहुंच जाएंगे। और सुदेश जी का 2-3 सभा लिया उन्होंने और बोला कि बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर जिस तरीके से रामगढ़ में आजसू और बीजेपी एक साथ बेहतर तालमेल कर पाई, उनके कार्यकर्ता बेहतर तालमेल कर पाए, उन बाकी जगह जहाँ पे आजसू मजबूत थी वहाँ चूल्हा प्रमुख वाला कॉन्सेप्ट जो उनका था वो अगर काम कर पाया इस डुमरी में भी, तब तो जेएमएम के लिए मुसीबत होगी। वरना ये तो चूँकि समन्वय तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि बाबूलाल मरांडी के लिए भी ये एक परीक्षा है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद ये चुनाव होना है। और इस बीच जो खबर अखबारों में छपी थी कि दिल्ली गए हैं, शायद प्रधानमंत्री या बड़े नेताओं से उनकी मुलाकात भी वहाँ हुई होगी, तो क्या कुछ गुरु मंत्र भी लेकर आए हैं क्या? नहीं, इसके अलावा डुमरी पे तो वैसा कोई खास बातचीत नहीं, वो चूँकि संगठन विस्तार करना है तो प्रधानमंत्री और मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब कोई उसमें ये नहीं है, कुछ लोगों को बता भी देना होता है, नहीं भी बताना होता है, उस तरीके का कार्य था कि भाई ये लोग होंगे। हाँ, तो लेकिन अब उसमें भी 2 समस्या है। उसमें क्या है कि बीजेपी का संगठन का विस्तार प्रदेश कमेटी का इस महीने हो जाता संभवतः, लेकिन बाबूलाल मरांडी स्वयं 17 तारीख से यात्रा पे हैं कंटिन्यू, एक दिन में 2 विधानसभा का दौरा करेंगे। अब वहाँ साहेबगंज से राजमहल विधानसभा से भवनाडीह से वो शुरू करेंगे और उसके बाद वो फिर आएंगे घूमते घूमते। लेकिन अब इस बीच डुमरी का इलेक्शन का उपचुनाव का घोषणा हुआ, डुमरी में भी उनको समय देना होगा, तो वो स्थिति, एक तो उनका घूमना फिर डुमरी में समय देना, तो इस बीच क्या कमेटी का विस्तार वो कर पाएंगे, ये थोड़ा मतलब दिक्कत लगता है मुझे। अगर वो पहले से फुल्ली प्रिपेयर्ड होंगे तभी ये संभव होगा। तो ठीक है, ये छोटी सी बातचीत में हम लोगों ने ये कोशिश की आपको ये बताने की कि आखिर AIMIM के कैंडिडेट होते हैं, चूँकि 2019 में भी थे और जैसा कि उनके अध्यक्ष ने बताया कि इस बार भी तय हो गया है कि उम्मीदवार रहेंगे, तो परिस्थितियाँ कैसी हो सकती है, किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। अंत में कुछ कमेंट्स ले लेते हैं कि भाई कई लोग पांडे जी से कुछ सवाल जानना चाह रहे होंगे। मोबिन अंसारी लिख रहे हैं कि इस बार डुमरी उपचुनाव बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। हर चुनाव दिलचस्प होता है अपने आप में। सत्येंद्र महतो जी लिख रहे हैं कि ये तो JMM की खटिया खड़ा कर देगा, ये मतलब ओबीसी की पार्टी का। अच्छा, वो अगर मजबूत होते तो वाकई में उनको प्रॉब्लम होगा। अरमान मलिक जी लिख रहे हैं कि पांडे जी, जनता 3 काम पर वोट करते हैं, पहला फैमिली, दूसरा रिश्तेदार में नौकरी पाना और तीसरा सरकार का विकास और तीसरा विधायक का काम हो सके तो चाहत वोट करते हैं। अच्छा, ये बता रहे हैं यही होता है? नहीं, ऐसा अगर होता, ये तीनों काम जो बता रहे हैं इसमें तो वर्तमान में मतलब कोई होता नहीं सिलेक्शन ग्रेड का। ये 3 काम ये बता रहे, हो सकता है इनके मन में खींच होगा कि सरकार नौकरी भी नहीं दे पाई, और दूसरी बात कि जो वर्तमान उम्मीदवार हैं उनका तो कोई काम नहीं है। हाँ, उनके पति का काम है उस क्षेत्र में। किशोर महतो जी लिख रहे हैं कि हवा में बात हो रहा है। मोबिन अंसारी फिर लिख रहे हैं कि डुमरी की जनता तय करेगी कि किसको जीतना है। सुरेंद्र महतो लिख रहे हैं कि AIMIM आएगा तो JMM को नुकसान होगा। ये हर कोई समझ रहा है इसको। ये खरवार लक्ष्मण जी फिर लिख रहे हैं कि जयराम महतो चुनाव लड़ते तो बेबी देवी को थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ता, जीत तो पक्की है बेबी देवी की। पांडे जी, हाँ, अब ये इनका एक फैक्टर अलग वहाँ काम कर रहा है। चूँकि जयराम महतो जो है पिछले कुछ सालों में वहाँ काफ़ी लोकप्रिय हुए हैं, और ख़ासकर महिलाओं में भी और यूथ में भी। तो अब इनका झुकाव किधर रहेगा और ये क्या खुलकर कैंपेन करेंगे किसी के लिए, ये सबसे बड़ा बात है। क्योंकि इन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। आजसू में तो रामगढ़ में जो चुनाव था वहाँ तो साइलेंट ही। हाँ, लगभग।
अब लेकिन जब ये क्या खुलकर देवी के साथ आएंगे, मंच साझा करेंगे, युवाओं को कहेंगे कि आप वोट कीजिए, या फिर ये आंसू के समर्थन में आएंगे, सुदेश जी के साथ मंच साझा करेंगे, या फिर इस बार ये न्यूट्रल रह जाएंगे? क्यों? क्योंकि इस बार रामगढ़ से इनकी परिस्थितियां बदल गई हैं। इन्होंने अपने पार्टी का ऐलान कर दिया है, कई जगह कमेटी बना लिया है इन्होंने। तो अब इन पे डिपेंड करता है। जयराम महतो एक फैक्टर हैं उस चुनाव में, लेकिन जयराम कितने मन से और कितने खुलकर अपनी बात की अभिव्यक्ति करते हैं वो ज्यादा डिपेंड करे। उनकी रणनीति पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ये आपका। हाँ बिल्कुल, अगर वो खुलकर आएंगे तो जाहिर तौर पे उनका जिसकी ओर जाएंगे वो प्लस करेंगे। वो अगर दबी जुबान से आएंगे तो कम ही प्लस कर पाएंगे। प्रीतम कुमार लिख रहे हैं कि हेमंत सोरेन बोलते हैं कि बीजेपी उनको काम करने नहीं दे रही है और 4 साल से ये मुख्यमंत्री हैं। लिख रहे हैं कि जब काम ही नहीं हो रहा है तो इस्तीफा देते हैं। ये तो इनका सोच है प्रीतम जी का। वो इस तरीके से सरकार बताना चाहती है कि कई बड़े बड़े फैसले में मतलब केंद्र की सरकार हमारा मदद नहीं कर रही है। फंसाया जा रहा है, ईडी का नोटिस, पूछताछ, जांच दिया जा रहा है। फिर सन्ना धर्म कोड, 1932, मॉब लिंचिंग, जो राजभवन से वापस आ जा रहा है उसका जो आरोप है वो बीजेपी पे ही सरकार मतलब सत्ता दल लगाती है। भूपेंद्र पांडे जी लिख रहे हैं कि AIMIM के बारे में क्या कहा जाए, जिसका ना आगे डोर न पीछे पाघा, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, गाय के आगे डोर और पीछे पगहा जिसको हम लोग कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं। हम पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी, अब जब हम जमात में जाते हैं, मान लीजिए कि अगर हम किसी के खिलाफ खड़े होकर अपनी बातों को नहीं कहेंगे या अपने पक्ष में लोगों को नहीं कहेंगे, हम कहीं भी जाएंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी होगी तो भविष्य में लोग यही कहेंगे कि उनके पक्ष का भी इनके भी पक्ष का। जिस तरीके से वो केजरीवाल के भी बारे में यही आरोप लग रहा था कि ये खड़े होंगे तो इनको फायदा होगा, उनको नुकसान होगा, लेकिन केजरीवाल ने अपनी पार्टी की एक अलग आइडेंटिटी बना ली। अब दिल्ली के बाद वो पंजाब में अभी हैं, पंजाब के बाद अगर कहीं और उनकी पार्टी आती है तब तो उसको लोग आंकेंगे नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी है, हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार हो चाहे उन्होंने कहा तेलंगाना, हैदराबाद, इस तरीके से हम बढ़ा रहे हैं, सांसद हैं हमारे पास इतने, तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन से जो सच्चाई है हम वही बता रहे हैं। हम किसी को ना मदद कर रहे हैं और ना किसी का विरोध कर रहे हैं। आबिद हुसैन जी लिख रहे हैं कि AIMIM को लाना है और झारखंड को बचाना है। देखिए, उनके भी समर्थक हैं। हाँ, अब उनके पार्टी के समर्थक हैं, तभी तो वो 24,132 वोट लाए, तीसरे नंबर पे। GC महतो लिख रहे हैं कि इस चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी की जीत होगी, कितनी संभावना है इसकी? राजनीति में कभी भी कोई भी संभावना ना खत्म होती है ना पूर्ण तरीके से वो प्रभावशाली होता है। संभव हो सकता है अगर वहाँ के लोगों ने ठान लिया होगा कि भाई इस बार ना सत्ता पक्ष ना विपक्ष नया, तो हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ के लोग ऐसा नहीं चाह रहे होंगे तो नहीं होगा ये। उमेश पांडा जी लिख रहे हैं कि डुमरी की जनता की पुकार यशोदा देवी अब की बार वही आशू की जो उम्मीदवार। हाँ, आशू के उम्मीदवार हैं। अब देखिए, चुनाव का प्रचार जब होगा उस दौरान भी ये फर्क पड़ता है, क्योंकि जगन्नाथ महतो के जो बेटे हैं राजू महतो, तो राजू को हर कोई जानता है पर्सनली उस क्षेत्र में, और जगन्नाथ दा की जो पत्नी है बेबी देवी, इनको हर कोई उतना नहीं जानता। जो उनके मतलब घर से एकदम व्यक्तिगत क्लोज नहीं होगा वो उनको नहीं जानेगा। अब चूंकि वो मंत्री बन गई, फोटो छप गया, वो हर जगह घूमने लगी, तो वो जान रहा है। तो राजू का भी इस कैंपेन में अपना एक प्रभाव रहेगा, लोग उसको देखेंगे और उसी को देखकर बहुत हद तक वोट भी करेंगे। लेकिन जो कह रहे हैं कि यशोदा देवी एक महिला भी हैं, पिछली बार अकेले लड़ी थी, इस बार अपने साथी के साथ लड़ेंगी। और वो किस तरीके से महिलाओं का रुझान, चूँकि महिला और पुरुष में वहाँ वोटरों में संख्या में बहुत लार्जर डिफरेंस नहीं है, तो महिला वोटर भी निर्णायक हो सकती हैं। और महिला वोटर अगर किसी के साथ आ गई तो वो जाहिर तौर पे मजबूत होगा,
अब कारण बताना होगा इनको कि मैं क्यों अच्छी हूँ और बेबी देवी को क्यों नहीं वोट मिलना चाहिए, मुझे क्यों वोट मिलना चाहिए। ये अभिमन्यु महतो हैं, ये 2-3 कमेंट कर चुके हैं कि भाई मैं रामगढ़ से हूँ, जानना चाहूँगा कि ये चूल्हा प्रमुख क्या है। देखिए आसू पार्टी ने एक तरीके से 10 घरों का एक यूनियन बनाया है, तो पन्ना प्रमुख जैसे बीजेपी। हाँ, तो वो एक लार्जर स्केल पे है, उसको और स्मॉल लेवल पे लेके गई आसू। 10 घर के लोग को मिला के एक महिला और एक पुरुष का चयन करते हैं वो। अब उन 10 घर की जो भी समस्या होगी, वो सिर्फ सरकार से संबंधित समस्या नहीं, कोई भी समस्या होगी तो वो उस चूल्हा प्रमुख को बता देगा, बस उसकी जवाबदेही खत्म हो जाती है। अब ये चूल्हा प्रमुख की जिम्मेदारी बनती है कि वो विधायक के लेवल पे, वार्ड पार्षद के लेवल पे, सुदेश महतो जी के लेवल पे या कहीं भी उसका सल्यूशन करे। अगर वहाँ के लेवल पे उनका सल्यूशन नहीं हो पाया उस 10 घर में किसी एक परिवार का या किसी एक सदस्य का, तो वो विधायक को कहेंगे, विधायक फिर कहेंगे, मतलब वो चूल्हा प्रमुख को वो बता रहे हैं कि वो भी रिप्रेजेंटेटिव है। हाँ, और 10 घर का वो एक तरीके से नेतृत्व कर रहा है। तो उसमें एक महिला और एक पुरुष को रखा गया है और वो 10 घर की कोई भी समस्या है तो उनको देखना। दरअसल ये असर इसलिए डालता है क्योंकि वो 10 घर में कितने लोग वोट देने गए और नहीं गए और किनको लेके जाना है वोट डलवाने, वो भी चूल्हा प्रमुख तय कर लेते हैं ना। अगर 10 घर आसपास के लोगों का वो अगर तय कर रहा है और कल उसको पता है कि अगर मेरे यहाँ कोई भी समस्या या आवश्यकता पड़ी तो चूल्हा प्रमुख खड़ा रहेगा, तो चूल्हा प्रमुख को एक तरीके से अपना नेता और नेतृत्व मानता है। ये लालू कुमार हैं, वो लिख रहे हैं कि महतो समाज के अनुभवी महतो विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी को मंत्री बनने का मौका देना चाहेंगे जनता, इसलिए मंत्री बेबी देवी को कुर्मी समाज इस बार इन्हें वोट नहीं दे, तब मथुरा प्रसाद जी को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है जो समाज और प्रदेश के लिए बेहतर होगा। ये एक नया एंगल डाल रहे हैं कि अगर बेबी, लग रहा है कि ये चाहते हैं कि बेबी देवी की जगह मथुरा महतो के समर्थक लग रहे हैं। हाँ, मथुरा महतो मंत्री रहें और ये कह रहे हैं कि इसीलिए आप बेबी देवी को हरा दीजिए तो कि सरकार कैबिनेट खाली होगी तो मथुरा जी को मौका मिलेगा। इनका हो सकता है कि ये सोच होगा या उनके समर्थक होंगे। ये लोबिन चंद्र महतो जी बोल रहे हैं कि सरकार के शिक्षा के मंदिर में नाच करा के क्या संदेश देना चाहते हैं। ये लग रहा है कि चतरा में जो अभी भोक्ता जी आज तो कैबिनेट की बैठक से भी वो छुप के निकल गए कि मीडिया से सामना नहीं हो, कोई सवाल नहीं पूछे। हाँ, भोक्ता जी जब उस नृत्य का आनंद ले रहे थे तो उनको ये एहसास ही नहीं था कि वो किस कार्यक्रम में हैं। कई और कमेंट लगातार आ रहे हैं। एक है अजीत अज्जू किंग का, हम भी डुमरी से हैं, जीत तो पक्की है बेबी देवी की, AIMIM के कैंडिडेट 2000 वोट भी नहीं ला पाएंगे। और आगे लिखते हैं कि मोविन रिजवी क्योंकि वो जगन्नाथ महतो से पैसा ले लिए थे इसलिए इस बार JMM ही जीतेगा। अच्छा, ये मतलब अपनी बात बोल रहे हैं भाई, ये जो बोले ये इनकी बात है। हम लोग हाँ, वो कोई नहीं जानता और जिस तरीके का ये आरोप लगा रहे हैं और जगन्नाथ महतो अपने प्रतिद्वंदी को क्यों देंगे पैसा, ये भी बात है क्योंकि उनको कोई भी वोट आएगा जगन्नाथ महतो के इतर आएगा। ऐसा तो नहीं माना जा सकता था कि हाँ उस समय आंसू में भी चला गया हो बहुत अधिक वोट मुसलमानों का। राहुल राठौर जी लिख रहे हैं कि अब की बार मूलवासी आदिवासी की सरकार 2024 में बहुत हो गया, बाहरी की सरकार टाइगर जयराम महतो, ये जयराम महतो के ग्रुप में लग रहा है। वहाँ डुमरी में बाहरी और भीतरी का कोई मुद्दा नहीं है, वहाँ सारे उम्मीदवार भीतरी हैं और 32 के खतियानधारी भी। आनंद मेहता लिख रहे हैं कि ओबीसी अगर उम्मीदवार देते हैं तो झामुमो को नुकसान उठाना पड़ सकता है। अरमान मलिक लिख रहे हैं कि युवा जिस तरफ वोट करते हैं उसकी जीत होगी। तो आपको क्या लगता है कि युवा किस तरफ वोट करेंगे? अब तो वो बताएंगे जयराम महतो की कितनी इच्छा है, लेकिन एक यूथ का बहुत बड़ा एसोसिएशन राजू के भी साथ है और वो एसोसिएट करते हैं एक दूसरे से और दोस्त की तरह ही बात करते हैं। तो यूथ है, ऐसा नहीं कह सकते कि यूथ नहीं है JMM के पास, लेकिन
सामान्य तौर पे यूथ और महिलाओं का भीड़ सर्वाधिक अगर किसी राजनीतिक दल के तौर पे देखना है तो आपको आजसू में देखने को मिलता है, और उससे दूसरी पार्टियों को सीख भी लेनी चाहिए। विक्की कुमार लिख रहे हैं कि JKMM भी कुछ प्रभाव डाल सकता है डुमरी उपचुनाव में, रिजवान क्रांतिकारी। अच्छा, ये जो झारखंडी खतियानी मुस्लिम मंच, अच्छा, उनके तो अब वो किसको उम्मीदवार खड़ा करते हैं और वो उम्मीदवार कितना पहले से तैयारी कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि जयराम महतो के साथ ही थे रिजवान क्रांतिकारी, उसके बाद अलग होके ये मुस्लिम का अलग से मंच बना। अच्छा, तो अब वो किनको उम्मीदवार बनाते हैं, और ये क्या सूर्य सिंह बेसरा वाली पार्टी की आप बात कर रहे हैं? नहीं, ये अलग अलग। अच्छा, ये एक अलग है उनमें से भी। तो अब वहाँ के लोग कितना रिकॉग्नाइज करेंगे कौन से उम्मीदवार होंगे, और सूर्य सिंह बेसरा पे भी इम्पोर्टेंट करता है क्योंकि वो अपने लड़कों को, कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं बाकायदा, पुराने विधानसभा में बुलाकर उनको विधायक का कार्य की जानकारी भी दी जा रही है कि कैसे विधेयक आता है, कैसे क्या आता है, कौन से सवाल। वो बहुत हाईली क्वालिफाइड आदमी हैं, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अब उनका उम्मीदवार क्या वो उतारेंगे या खुद जाएंगे बेसरा जी, सूर्य सिंह बेसरा जी प्रचार करने, वो भी डिपेंड करता है। और सूर्य सिंह बेसरा भी जब बोलते हैं तो आक्रामक बोलते हैं और आकर्षित करने वाले तरीके से बोलते हैं। लोबिन चंद्र महतो जी बोल रहे हैं कि जब से मंत्री का प्रभार मतलब दिया गया है बेबी देवी को, मतलब उत्पाद विभाग का, तो झारखंड में शराब की कालाबाजारी जोरों पर है, जिम्मेदार कौन? क्या सचमुच में ऐसा है क्या? नहीं, कालाबाजारी अगर हो रही है तो पहले भी खबरें आती थी, ट्रक का ट्रक पकड़ाया है, यहीं की उत्पाद डिपार्टमेंट के लोगों ने पकड़ा है। तो कालाबाजारी अभी हो रहा है नकली शराब, और इससे ये नहीं कह सकते, पहले भी हो रहे थे, इस समय भी हो रहे हैं, नहीं रोक पा रही। तो कई लगातार कमेंट आ रहे हैं, आप अभी भी अगर बाद में भी वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि उस पर भी आपको जवाब दे दें। शुरुआत में शायद बोलते समय मैंने डुमरी की जगह बेरमो बोल दिया था, तो उसके लिए माफ़ी। और अगर हम लोगों का ये प्रयास जो है अच्छा लगे तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। शुक्रिया।